हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज वरुण शर्मा और आज हम अपना क्लास 10th का सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है और अगर आपने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ रखा है तो आप इस चैप्टर को इजीली कर सकते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है चैप्टर। मतलब लगा लीजिए ये चैप्टर ऐसा है कि बच्चे कई बार तो एग्जाम में पढ़ के ही नहीं जाते हैं क्योंकि इतना इजी चैप्टर है। हमें ये चैप्टर पढ़ना है बट इसका बेसिक आइडिया हमने को होना चाहिए और वही सारी बातें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसके बारे में चीजों को समझते हैं। इस चैप्टर को थोड़ा स्टोरी वे में समझना कि ऐसा क्यों होता है। इसके अंदर ज्यादा फिजिक्स का कोई मटेरियल नहीं है, बस आपको इसमें सुनना है चीजों को। ठीक है, तो सुनिएगा और अच्छे फर्स्ट क्लास नोट्स बनाना। तो अगर मैं यहां पे आपसे सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर शुरू करूं, अगर आप यहां पे फर्स्ट पॉइंट पढ़ने की कोशिश करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एनर्जी प्लेज अ ह्यूज फैक्टर इन आवर लिव्स। आपने को पता है कि भैया जो एनर्जी होती है एक बहुत बढ़िया रोल अपने हमारे एनवायरमेंट में और हम लोगों के लिए निभाती है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना हो तो अपने लिए दिक्कत है। ठीक है, अगर तो ये क्या करती है हमारे लिव्स को, हम जो रह रहे हैं हमारे रहन सहन को क्या करती है, आपका कंफर्ट बनाती है, अलाउ अस टू लिव द वे वी वांट टू। ठीक है, आप जैसा हम रहना चाहते हैं हम वहां पे आपका क्या करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मदद करता है उन चीजों में। अगर हम चाहते हैं कि भैया हमें लाइट्स मिले तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज जनरेट होती है, तो वो भी आपका क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। एवरी लाइट इन आवर स्ट्रीट, पावर हाउस, आवर व्हीकल, कुकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, सारी लाइट जो आपकी यूज होती है क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी का ही टाइप है। अगर डेफिनेशन पढ़ें सोर्स ऑफ एनर्जी की यहां पर तो पढ़ें, अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन इन विच कैन प्रोवाइड एडुकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी in a convenient form over a long period of time। तो ऐसी कोई भी चीज जो हमें एक आपका एक क्या कहते हैं उसको, एक एडुकेट अमाउंट में, एक अच्छे अमाउंट के अंदर जहां पे अपने को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। जैसे गैस हो गई, अपने को गैस मिलती है, अपने का पेट्रोल हो गया, लाइट हो गया, तो ये सारे आपकी एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, चलिए Why is एनर्जी क्राइसिस? एनर्जी की क्राइसिस इतनी ज्यादा क्यों है? लोग आजकल कहते हैं कि पेट्रोल को सेव करो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर मूव करो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि बेटा आपके जो कुछ सोर्सेज है ना एनर्जी के, वो बहुत लिमिटेड हैं। अगर आज हमने उनको बहुत ज्यादा आपका यूज करते रहे और इतना ज्यादा यूज करते रहे तो कुछ टाइम तक आपकी वो अवेलेबल ही नहीं रहेंगे, वो एक्सटेंट हो जाएंगे। तो अगर आप यहां पर देखिए, एन एनर्जी क्राइसिस अकर व्हेन वी ऑल हैव अ ग्रेट need of fuel or electricity but does not have enough amount of them। यही मैंने आपको बताया कि भैया सभी को फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, बट आज के जमाने में अगर हम बात करें तो इतना ज्यादा नहीं है, इतनी लिमिटेड नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है हमारे पास कि हम उसको बहुत फिजूल खर्ची में यूज करें। ठीक है, बहुत लिमिटेड सोर्स है। अगर आपका अंदाजा किया जाए तो 2050 और 60 के आसपास आपका फ्यूल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही एनर्जी की क्राइसिस आजकल आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसके अंदर काफी ज्यादा एक्टिव ग्रुप्स जो हो रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया एनर्जी को सेव करो, फ्यूल को बर्न करो, फ्यूल को बंद किया जाए। तभी कहते हैं कि रेड लाइट के ऊपर आप इंजन को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, एग्जांपल ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ एनर्जी वी यूज इज ड्राइव फ्रॉम ऑयल। हमें पता है कि ज्यादातर एनर्जी जो आती है आपकी ऑयल से आती है और कुछ टाइम का बाद एक्सपर्ट क्लेम करते हैं कि कुछ टाइम के बाद आपका जो ये ऑयल है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर मैं बात करूं कि भैया ये चीज आपकी एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है तो आप कैसे कहेंगे, तो इसके कुछ 4 पॉइंट्स है और आपको ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहली चीज क्या है, इट शुड गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास। अगर आप यहां पर यूनिट मास, मतलब मान लीजिए कि अगर आप वहां पर 1 ग्राम का या फिर 1 केजी का अगर आप वहां पे उसको यूज कर रहे हैं, 1 ग्राम का यूज कर रहे हैं, अगर आप वो 1 ग्राम को अगर बर्न करें या रिएक्ट करें तो वहां से जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, वहां से बेटा जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज्यादातर होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो जो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इट शुड बी हायर। ठीक है, पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया।
दूसरा पॉइंट की अगर मैं आपसे यहां से बात करूं, इट शुड बी इजी टू एक्सेस, मतलब आपकी हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पेट्रोल लेने के लिए 25 किलोमीटर दूर तक जा रहे हैं, नहीं है, बहुत इजीली हर जगह अवेलेबल हो जानी चाहिए। तीसरी, इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब आप आराम से उसको स्टोर कर सकें और एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाए जा सके। जो चीज को आसानी से ले जाया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। और इट शुड बी चीप, ये वाला फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने बोला कि आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत मैंने 50,000 या 20,000 के आसपास कर दी, तो बहुत कम लोग होंगे जो इसको अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी आपका वो चीप भी होना चाहिए जिससे वो आम आदमी के जिप को आप इजीली मिल सके। ठीक है, चलिए अब बात करें सोर्स ऑफ एनर्जी को 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला टाइप क्या हो गया, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा क्या हो गया, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है कि बेटा जिसको बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है और आगे तक भी आपके यूज हो सके। द सोर्सेस which are being used since very long time, बहुत टाइम से आप यूज कर रहे हो, उसको कन्वेंशनल बोलते हैं। कन्वेंशनल मतलब कि जो रेगुलर यूज में सब कोई जानते हैं। और अगर नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो जो आपके बस अभी हाल ही में, मतलब 20-30-10-15 सालों के अंदर जिनका यूज स्टार्ट हुआ है, उनको नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं। जैसे सन की मदद से एनर्जी जनरेट करना, यानी सोलर पैनल से, आपको पता है ना सोलर पैनल वगैरह यूज हो रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, तो वो एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, आपको एक और पार्ट में आप सोर्स ऑफ एनर्जी को क्लासिफाई कर सकते हो, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। छोटी क्लासेस में बहुत पढ़े हैं। रिन्यूएबल क्या होते हैं कि ऐसे सोर्सेज जो बहुत टाइम से हमारे आप एग्जिस्ट के अंदर है और उनकी सप्लाई क्या है, अनलिमिटेड है। उनकी सप्लाई क्या है आपकी, अनलिमिटेड है, मतलब जिनको आप रिन्यू कर सकते हो। रिन्यूएबल मतलब जिनकी आपकी सप्लाई अनलिमिटेड है और बहुत टाइम से हमारे बीच में मौजूद है। ठीक है, और वो आपके काफी ज्यादा आराम अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल सन, विंड आपके इसके एग्जांपल हो गए। अगर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करूं तो जिनकी सप्लाई आपकी लिमिटेड है, सोर्सेज विच हैव सप्लाई इज लिमिटेड, जिनकी सप्लाई लिमिटेड है और एक दिन निश्चित है कि वो लोग वो चीज क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप के सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल इनका कोल, पेट्रोलियम इनके एग्जांपल है। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता था कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आप मुझे बताइए, तो आपको यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज की और इनके बारे में और भी चीजें अंदर डिस्कस करते हैं। तो द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर फैमिलियर विद मोस्ट ऑफ द पीपल आर कॉल्ड एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके ऊपर काफी लोग इससे फैमिलियर हैं, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हो। द मेन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर वुड, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा। आपको पता है फॉसिल फ्यूल्स हो गए, वुड हो गए, ये क्या हो गए आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ गए, जो बहुत टाइम से हमारे बीच में यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, द फ्यूल ड्राइव फ्रॉम आपका वुड से, कोल से, पेट्रोलियम से, इन सबको आपके यहां पर जो भी निकलते हैं इनको क्या बोला जाता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, तो बस बेसिकली मतलब ये कन्वेंशनल का कि जिनको आप क्या कर रहे हैं, बहुत टाइम से यूज कर रहे हो, जो हमें ऑलरेडी नोन है, उनको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल बोलते हैं। और आपको पता ही है, एग्जांपल तो आप बोल सकते हो कब से यूज कर रहे हो, पेट्रोल को, डीजल को, कोल को, वुड को, ये सारे इसके एग्जांपल हो गए। अब बात करते हैं आपसे फ्यूल के बारे में बात करते हैं। ये आपसे पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अच्छे फ्यूल की क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। तो फ्यूल क्या है, फ्यूल आर सच सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपकी हीट एनर्जी दे ऑन बर्निंग इज नोन एज फ्यूल। जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया। एक अच्छे फ्यूल की आपकी क्या क्या गुणवत्ता यानी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप एग्जाम में आंसर क्या करेंगे, द फ्यूल शुड गिव मोर अमाउंट ऑफ हीट। मतलब अगर मैंने उसको जलाया फ्यूल को, तो उसको ज्यादा अमाउंट में हीट मुझे देनी चाहिए, मुझे ज्यादा अमाउंट में हीट दे। दूसरी चीज, शुड रिलीज लेस स्मोक, स्मोक क्या करे, कम स्मोक को रिलीज करे। तीसरी चीज, शुड बी चीप, चीप होना चाहिए, ज्यादा महंगा ना हो। आपको पता लगा कि वो 20,000 या 25,000 रुपए पर लीटर है, तो इतना महंगा आप कहां से अफोर्ड कर पाओगे। शुड बी इजीली अवेलेबल, हर जगह आपका मौजूद होना चाहिए।
अगली चीज, इट शुड बी सेफ। ऐसा नहीं कि आप यूज करो तो आपको दिक्कत होने लग जाए, इसकी रेडिएशंस निकले इसके अंदर से, नहीं, ये शुड बी सेफ। आराम से इजीली स्टोर होना चाहिए। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप हर जगह यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं फ्यूल को बर्न करूं तो उसके बिहाइंड में एशेस बहुत कम रहनी चाहिए, यानी लेफ्ट एशेस लेफ्ट बिहाइंड, बहुत कम एशेस रहने चाहिए। और शुड हैव प्रॉपर बर्निंग टेम्परेचर। ऐसा नहीं कि फ्यूल को बर्न करने के लिए मुझे 500 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ रहा है तभी फ्यूल बर्न होगा, नहीं यार, बहुत कम टेम्परेचर इसको दिया जाए और जहां से वो इजिली बर्न हो जाए। इस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर भी बोलते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, ठीक है। समझ में आ गई वाली चीज, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग अ यूनिट मास ऑफ अ फ्यूल इज कंप्लीटली नोन एज इट्स कैलोरिक वैल्यू। ये कैलोरिफिक वैल्यू होती है आपकी, कैलोरिफिक वैल्यू होती है। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको क्या कहते हैं। जब आपने किसी भी यूनिट मास ऑफ फ्यूल को बर्न करा तो वहां पर वो कितनी एनर्जी आपको देता है, वो क्या कहलाता है, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू कहलाता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कंप्लीटली इज नोन एज इट्स कैलोरिफिक वैल्यू। आपको एक टेबल दिखाता हूं, टेबल के अंदर आप देख सकते हैं। यहां पर अगर आप यहां पर देखें तो आपने यहां पर केक्स को जब आपने क्या करा, बर्न करा, तो बर्न करके वहां पे 6 to 8 किलो जूल ग्राम पर आपको एनर्जी वहां से मिली। आपने जब चारकोल को आपने बर्न करा तो वहां पे 33 किलो जूल पर ग्राम एनर्जी मिली। तो मतलब अगर मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपने 1 ग्राम आपने चारकोल को बर्न करा तो 1 ग्राम चारकोल को बर्न करने से आपको 33 इतनी एनर्जी आपको मिल रही है, मतलब 33 किलो जूल एनर्जी आपको मिले। तो यही चीज इसकी क्या कहलाएगी, कैलोरिफिक वैल्यू कहलाएगी। समझ में आ गई वाली बात, ठीक है। पक्का, बताओ कोई डाउट नहीं, सिंपल है, ठीक है। पेट्रोल की आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की कितनी है, 50 किलो जूल पर ग्राम है। और सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस की है। तो मतलब अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस को अगर आप बर्न करेंगे तो वहां पर इतनी अमाउंट आपकी हीट मिलेगी, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन गैस अगर आप यहां पे देख भी सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस हैज द हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ 150 किलो जूल पर ग्राम। आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, बताओ किसकी सबसे ज्यादा होती है कैलोरिफिक वैल्यू, तो आप वहां पे बता सकते हैं। A fuel has to be burned to maintain a heat energy. ऑब्टेन किसके लिए, कि हम फ्यूल को बर्न क्यों करते हैं, क्योंकि भैया वहां पे हीट एनर्जी अपने को मिले। अब आपको ऐसा तो है नहीं, फ्यूल बर्न करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, जलाने के थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैच द फायर इन द फ्यूल इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। आपको मैंने बोला था, ये आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी आप पढ़ लीजिए कि इग्निशन टेम्परेचर को क्या कहते हैं। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट और टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, कि जो आप देते हैं किसको, किसी भी फ्यूल को क्या करने के लिए, बर्न करने के लिए। समझ में आ गई वाली वैल्यू, ठीक है, बता समझ में आया। तो यहां से आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपने किसकी, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात करते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। आप लोगों को पता है कि जब आपके डायनासोर्स वगैरह मरे थे, जब आपके नीचे दब गए थे, तो वहां से आपके फॉसिल फ्यूल्स बने थे। तो अ नेचुरल फ्यूल इज फॉर्म डीप अंडर द अर्थ फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपको पता है कि जहां पे आपके जो प्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे आपके प्लांट थे, एनिमल्स थे, वो आपके अर्थ के अंदर, मतलब अर्थ के नीचे जब दब गए थे आपके वहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वहां पे आपका केमिकल रिएक्शंस हुई थी, जिस वजह से आपका वहां पर फॉसिल फ्यूल फॉर्म हुआ था। फॉसिल फ्यूल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स के अंदर अगर आप बात करें, जो पावर प्लांट्स लगते हैं आपके, उनके अंदर आपके क्या यूज की जाती है, फॉसिल फ्यूल्स को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। सारे पॉइंट्स को समझते चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है आपके, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे इसके अंदर एग्जाम्पल है। फॉसिल फ्यूल से ही ये सारी चीजें ड्राइव की जाती हैं। इट इज मोस्ट कॉमनली एंड वाइडली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने आपको बताया काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर इसी को यूज किया जाता है। आपके कोई भी आप फैक्ट्री लगा रहे हो, फैक्ट्री के अंदर आप मशीन्स लेके आए, मशीन को चलाने के लिए आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए,
ठीक है, आपको कई बार एलपीजी भी चाहिए होती है, काफी चीजें चाहिए होती है। तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा की फैक्टर है आपका ये फॉसिल फ्यूल। ये क्या है, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल, मतलब एक बार जल गया तो आप इसको वापस नहीं ऑब्टेन कर सकते, इसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है, यानी इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसीलिए इसको बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। डिसएडवांटेजेस क्या हो गए, अगर भैया हम फॉसिल फ्यूल कर रहे हैं, हमने एडवांटेज तो देख लिया, अब डिसएडवांटेज क्या है कि ये क्या करता है, इट कॉजेस एयर पोल्यूशन, हमारी एयर को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। हमारी एयर के अंदर काफी ज्यादा पॉइजनस गैसेस, जैसे आपके क्या की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सबको क्या करता है बेटा, रिलीज करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़े, व्हेन दीज गैसेस रिलीज इन एयर दे कॉज एसिड रेन। आपने एसिड रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, या फिर आप 10th क्लास के अंदर जाके पढ़ेंगे कि ये जो गैसेस होती है ना, ये एयर के साथ कंबाइन कर लेती है और वहां पे आपके एसिड बना लेती है। जब आपकी रेन गिरती है तो ये कैसी रेन होती है, एसिड के साथ ये एसिड कंटेन करती है, यानी इसको एसिड रेन बोलते हैं। इसी वजह से आपका जो आपका ताजमहल है ना, तो ताजमहल का जो कलर है ना, वो आपका पहले व्हाइट हुआ करता था, वो ब्राउनिश हो रहा है, तो वो इसी वजह से आपका हो रहा है। ठीक है, इट अंडरगोज वेरियस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टू कॉज द सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। तो पहला रीजन तो यह है कि सॉइल पोल्यूशन करता है, वाटर पोल्यूशन करता है, एयर पोल्यूशन करता है। ठीक है, और ये आपके बहुत ज्यादा स्मोक भी रिलीज करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपका पेट्रोल बर्न करते हैं तो पीछे से आपका पेट्रोल को जब आप बर्न कर रहे हैं तो पीछे से आपका वहां से साइलेंसर से आपके स्मोक रिलीज होता है। ठीक है, चलिए अगर हम यूजेस की बात करें तो बहुत यूजेस है सर। ये यही आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूज होता है, ये आपका कुकिंग के अंदर एलपीजी यूज किया जाता है, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट। व्हीकल्स के अंदर सर पेट्रोल और डीजल को यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, किसमें, थर्मल पावर प्लांट्स में। तो आपसे पेपर में पूछ सकते हैं कि बताइए फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये कोई बच्चा भी बता सकता है, ये आपने छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगली चीज किसकी है बेटा, कोल के बारे में। अब कोल क्या है, कोल इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पे कोल के अंदर अगर हम बात करें तो कोल के अंदर आपके क्या क्या होते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन तो मैं लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, और हाइड्रोजन। तो इन तीनों के मिक्सचर से आपका क्या मिलता है, वहां पर कोल मिलता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कोल। बहुत लिमिटेड अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स भी आपको इस कोल में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए यूजेस की बात कीजिए कि कोल के कौन कौन से यूजेस है। अगर आप यूजेस की बात करें यहां पर तो काफी ज्यादा इसकी यूजेस हैं। पहली चीज कि कोल आपकी यूज की जाती है हीटिंग पर्पसेस में, घर के अंदर, इंडस्ट्री प्रोसेस के अंदर, खाना बनाने के अंदर आपको पता है कोल का यूज किया जाता है। दूसरी चीज, इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए कई बार आपके इस कोल का भी यूज किया जाता है। तीसरी चीज, ये आपका यूज किया जाता है टू मेक द कोक। और ये कोक क्या होती है, कोक आपके काफी ज्यादा एक आपका ना रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने। रिड्यूसिंग एजेंट तो सामने वाले को रिड्यूस करता है बट अपने ऑक्सीडाइज करता है। केमिस्ट्री के टर्म में नहीं जा रहा, आपको बस बताता हूं। ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर भी यूज किया जाता है। इस कोल से क्या बनाया जाता है, कोक बनाया जाता है। और ये कोक क्या करता है, आपके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, काफी ज्यादा मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आप इस चीज को क्लास 10th के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के टर्म्स में क्लास 10th के अंदर बहुत डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि कोल इज यूज्ड इन मेकिंग मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूल गैसेज लाइक कोल गैस। कोल गैस करके भी गैस होती है आपकी, तो जिसको मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और इट इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेट्रोल एंड सिंथेटिक नेचुरल गैस। क्लियर हो गया। तो आपका कोल क्या होता है, मैंने कोल बता दिया आपको, और इसके एडवांटेजेस या फिर यूजेस क्या होते हैं वो बता दिया। अब बात करते हैं हम आपसे थर्मल पावर प्लांट की, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर आपसे पेपर के अंदर ये पूछा जाता है।
ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट की जो बात करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपका हमसे बेसिक रखते हैं कि कन्वेंशनल सोर्स क्या होती है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होती है। तो आज मैं आपको बेसिक यहीं तक पढ़ा रहा हूं, जिसके अंदर मैंने आपको कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, एक गुड फ्यूल क्या होता है, एक बैड फ्यूल क्या होता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कोल क्या होता है, कोल के यूजेस क्या होते हैं, क्या कैसे बनता है। तो ये सारी बेसिक बातें मैंने आपको याद करा दी है। नेक्स्ट क्लास में हम थर्मल पावर प्लांट और इसकी आगे की बातों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप इस चीज को शेयर कीजिएगा और हमेशा अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।